नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक आपके शहर में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लगभग 8 सालों से इस देश में आरटीआई को लोकप्रिय बनाने के लिए और आरटीआई से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाने के लिए हमारा कार्यक्रम जानने का हक लगातार काम कर रहा है। और इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमने जोड़ा है जानने का हक आपके शहर में, जिसके तहत हम देश के तमाम शहरों में जा रहे हैं और उन शहरों में वहां पर आरटीआई से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। और आज हम मुंबई में हैं, हम यहां बात करेंगे मुंबई की, महाराष्ट्र की बात करेंगे। और अगर महाराष्ट्र की और मुंबई की बात करते हैं तो ये एक ऐसा शहर है, एक ऐसा राज्य है जहां पर आरटीआई का बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है, खूब खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। अगर औसतन देखें तो करीब करीब 8 लाख आरटीआई हर साल महाराष्ट्र में लगती हैं। लेकिन जहां पर आरटीआई का इतना इस्तेमाल होता है वहीं पर हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र एक और चीज में नंबर 1 है। वो ये है कि आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमलों की जब बात होती है, पूरे देश में सबसे ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं अगर कहीं हुई हैं तो महाराष्ट्र में हुई हैं, मुंबई में हुई हैं। यहां पर आज हम हैं तमाम महाराष्ट्र की बात करने के लिए, मुंबई की बात करने के लिए। हमारे साथ मुंबई के और महाराष्ट्र के कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट यहाँ मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं एक एक करके। हमारे साथ शैलेश गांधी जी हैं। शैलेश गांधी जी पूर्व जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं, एक एक्टिविस्ट की तरह अभी भी काम कर रहे हैं। और हमारे साथ सुचेता दलाल जी हैं। सुचेता दलाल जी देश की जानी मानी पत्रकार हैं। और हमारे साथ अनिल गलगली साहब हैं। अनिल गलगली साहब आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। प्रहलाद कक्कड़ जी हैं, देश के जाने माने एड गुरु हैं। चेतन कोठारी जी हैं। चेतन कोठारी जी भी एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं। और विहार धुर्वे जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। मैं एक एक करके उनसे परिचय भी करवाऊंगा और उनसे जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शैलेश गांधी जी आपसे शुरू करता हूं। महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और आप दिल्ली में रहे, पूरे देश भर में आपने देखा। ओवरऑल महाराष्ट्र की जब बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, कैसे आप देखते हैं कि क्या वास्तव में आरटीआई का यहां पर बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है? कह सकते हैं कि यहां पर आरटीआई एक तरह से कामयाब है? पूरे देश के साथ अगर कंपेयर करूं तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र क्लियरली आगे है। क्यों? इसके 2-3 वजह हैं। एक तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में अपील लिखने का या चिट्ठी लिखने का एक सिलसिला है लोगों को यहाँ पे। दूसरा ये भी है कि महाराष्ट्र में लोग थोड़े देश के दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा जागरूक है। तीसरा ये भी है मेरे ख्याल से कि 2003 से यहाँ पे बहुत अच्छा कानून आया था, जबकि देश के और प्रांतों में जो कानून आए थे वो बड़े बेकार थे बहुत। और इसकी वजह शायद ये थी कि अन्ना हजारे ने इसके लिए काफी मेहनत की थी। तो अनिल गलगली जी, आप सहमत हैं इस बात से? लेकिन साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर ये एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज्यादा खबरें ये आई थी, अगर आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले हुए तो ये भी खबर आई कि यहाँ पर फ्रॉड करते हुए भी आरटीआई एक्टिविस्ट पकड़े गए, जो खास करके बिल्डर माफियाओं के खिलाफ आरटीआई लगाते थे और ब्लैकमेलिंग करते थे। ये भी बात है। तो कैसे इसको देखते हैं कंट्रास्ट को? जैसे हमारे हाथ की जो उंगलियां होती है वो समान नहीं होती। हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पर कुछ बुरे लोगों की वजह से उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को बदनाम करना ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कई आरटीआई एक्टिविस्ट है, जब हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूछा था कि आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है क्या जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें पाई गई है, दुर्भाग्य से या संजोग से उनके पास किसी का भी आंकड़ा मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज महाराष्ट्र में चाहे हमारे मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड़ हो, चाहे वो आरटीआई का जिम्मा संभालने वाले पीएस मीना हो, वो स्वयं करप्ट है। सुचेता जी, यहाँ पर आपसे मैं जरूर टिप्पणी, क्योंकि दिलचस्प बात यही, और एक ऐसे अधिकारियों का जो पूरा माइंडसेट है वो इस तरह का होता है कि सूचनाएं छुपाओ, बताओ नहीं, आम जनता को सूचना से दूर रखो। जब उन्हीं अधिकारियों का, क्योंकि सिस्टम ने उनको इस तरह से बनाया, जब उन्हीं अधिकारियों में से सूचना आयुक्त बनते हैं तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं। क्या ये सही है कि वास्तव में इस तरह का कहना ठीक है कि भाई अफसरों को, अधिकारियों को, फॉर्मर आईएएस अफसरों को जो है सूचना आयुक्त बनाना ठीक नहीं है? एब्सोल्युटली। सिर्फ सूचना आयुक्त नहीं, लेकिन सब रेगुलेटर्स वगैरह जो भी पोस्ट है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने ये उनका पोस्ट रिटायरमेंट सिनेक्योर बना लिया है। ये बंद होना ही चाहिए। हम सबको एक तराजू पे तोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इमीडिएटली पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जब उनको पोजीशंस मिलती है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स, बहुत कम है। और दूसरी बात यह है, एंड अगेन शैलेश जी कंफर्म करेंगे, कि मैक्सिमम यूसेज आरटीआई का गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही करते हैं और उनके ट्रांसफर्स, इंक्रीमेंट
और प्रमोशंस के लिए। और जो एक्टिविस्ट आरटीआई के लिए लड़े हैं, अन्ना हजारे से लेके यहाँ पे इतने स्टॉलवर्ट्स हैं, भास्कर प्रभु एंड मिस्टर कुमार फ्रॉम पुणे, ये सब लोगों ने इसलिए नहीं लड़ा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसको इस्तेमाल करके अपने इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस के बारे में पूछें। यार दुर्वे जी, जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सूचना आयोग की बात हुई, राज्य सूचना आयोग की बात हुई, मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि यहाँ के जो सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने शैलेश गांधी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया मामले निपटाने में, और करीब करीब शैलेश जी का रिकॉर्ड 500 का था, वो 750 सूचनाएं महीने में, एप्लीकेशन जो है महीने में निपटा देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बेहतर काम कर रहा है यहाँ पे, अगर राज्य सूचना आयोग की हम बात करें तो? नहीं, यहाँ का जो बम्बई के जो गायकवाड़ साहब है उन्होंने किया रहेगा, लेकिन आप अगर पुणे का रिकॉर्ड देखेंगे तो पुणे का अबाउट बहुत ही ज़्यादा पेंडेंसी है उधर। बाकी का महाराष्ट्र, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र जो है वहाँ बहुत सी पेंडेंसी है। तो ओनली इफ़ यू आर कंसिडरिंग ओनली मुंबई सिचुएशन देन इट मे बी करेक्ट, लेकिन टोटल महाराष्ट्र का व्यू जो है तो पेंडेंसी यहाँ बहुत है और वो लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो पूना में आप संतुष्ट नहीं है वहाँ पे जो आयोग जिस तरह से काम कर रहा है? नहीं, चेतन कोठारी जी, आप सहमत है? मैं उसके बाद विजय जी आपके पास भी आऊंगा कि विजय जी हमारे साथ पूना से। मैं VRC जी से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि आज हमारे बम्बई के सूचना आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पुणे के जो केसेस है वो निपटाने पड़ते हैं। तो वहाँ के बाकी बम्बई छोड़ के बाकी के सिटी के जो भी सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही कम केस निपटाते हैं। प्रहलाद कक्कड़ जी, यहाँ पे जो मुद्दे उठे अब तक, उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? एक बात है कि भाई महाराष्ट्र में ये कानून काफ़ी हद तक कामयाब है क्योंकि यहाँ के लोग जुझारू होते हैं। जैसे अभी इरिगेशन स्कैम है यहाँ पर जी, वो अगर वो कभी नहीं खुलता अगर आरटीआई नहीं होता, यू नो। सो सबने कवर अप करने की इतनी कोशिश की है इसको कि कुछ हद ही नहीं है, पर अभी बच्चा बच्चा जानता है कि सबने तकरीबन 7,000 करोड़ हड़प कर लिया है, यू नो। सो इफ इट वाजंट फॉर आरटीआई, इफ इट वाजंट फॉर द इंक्वायरीज, कुछ नहीं होता, किसी को मालूम नहीं पड़ता कि ये पैसा कहाँ गया है, और ये 10 साल से पैसा कहाँ गया है। सो जो पैसा जो लोगों को ड्राउट के लिए जो प्रिपरेशन में ये करना था, वो कुछ नहीं किया, तो ड्राउट आया तो सब इतने फार्मर्स मरे। अब द पॉइंट इज दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज दिस करप्शन और इज दिस मर्डर। बिल्कुल। तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए कि खंभे से लटकाइए। आपने जो प्रहलाद जी ने जो बात उठाई और जो इरिगेशन स्कैम की, उससे मुझे ये भी ध्यान आता है कि राज्य सरकार ने इस कानून को खत्म करने की भी कोशिशें बहुत की, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, क्योंकि पिछली सरकार ने जो करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, वहां से आरटीआई को बाहर इसको कर दिया था। एंटी करप्शन जो ब्यूरो था उसको आरटीआई से बाहर करने का कदम उठाया था। हालांकि तमाम आरटीआई एक्टिविस्टों ने लड़ाई लड़ी, मामला कोर्ट तक गया और उसके बाद वापस लिया। मैं भास्कर प्रभु जी, आपको लगता है कि यहाँ पे जो सरकार थी, कहीं ना कहीं आरटीआई एक्टिविस्ट क्योंकि इतने ज़्यादा एक्टिव थे, इसीलिए शायद इस कानून को कमज़ोर करने की भी लगातार कोशिशें? महाराष्ट्र में जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, इसलिए आरटीआई की ज़्यादा मजबूती यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब, और दूसरी पहली जो सरकार थी, ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो को निकालना, कुछ ही महीने 1-2 महीने पहले इसको उनको पता चला कि हम तो गिरने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने पूरे इस एंटी करप्शन ब्यूरो को हटाने की आरटीआई की तहत से एक कोशिश की। लेकिन हम लोग सभी जागरूक थे और सभी ने, हम ये नहीं कहते हैं कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्टों की मेहनत थी ऐसे हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पूरे देश भर, पूरे स्टेट में इसका बहुत बड़ा ओपिनियन रहा। इसके बारे में बातचीत है, गवर्नर को बता दिया गया, लाखों थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स लिखे गए, मीडिया ने भी इसको सपोर्ट किया। इसलिए ये कायदा एंटी करप्शन ब्यूरो को निकालने की ये जो कोशिश थी वे गवर्नमेंट हार गई इसमें। पैनलिस्ट से मैं जानना चाहूँ कि दरअसल जब ये कानून आया तो किसी ने अंदाजा नहीं लगा था कि ये इस तरह के, खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में बड़े बड़े घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाला इस तरह से निकल कर सामने आया। तो दरअसल हैट से कबूतर निकल गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि हैट के अंदर हाथ डाला तो क्या निकलेगा। जो मैंने देखा है ये 10 सालों में, जिसके पास भी पावर होती है उसे पारदर्शिता अपने लिए अच्छी नहीं लगती। हर एक कहता है आप पारदर्शी हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लागू होना है। पारदर्शिता एक कल्चर बनाना पड़ेगा, ये एक संस्कारों में ढालना पड़ेगा, उसको शायद 10-20 साल लगेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आई है ज्यादा काम करने के तरीके में, चेतन जी?
जरूर मैं कहूँगा कि जरूर ट्रांसपेरेंसी आई है, क्योंकि जैसे प्रहलाद जी ने बोला कि इरिगेशन का मुद्दा जो बाहर आया, मैंने सबसे पहले बाहर निकाली थी इरिगेशन की महाराष्ट्र की, तब 40,000 करोड़ था। आज वो बढ़ के जो 70,000 करोड़ का हो गया है, तो ये आरटीआई की वजह से ही हुआ है। सुचेता जी, आप सहमत है कि ट्रांसपेरेंसी कहीं आई है, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बढ़ी है? अगर महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र और मुंबई में एक्टिविस्ट बहुत जागरूक हैं, और ये रूम में जो है सभी को आपने बुलाया और सभी ने बहुत काम किया है, लेकिन जो एक लेवल पे आरटीआई इंट्रोड्यूस हो गया उसके आगे बढ़ा नहीं है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। जैसे शैलेश जी बताएगा आपको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ये पब्लिक यूटिलिटीज प्राइवेट पार्टीज को दे देती है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अंडर आरटीआई, जो रहनी चाहिए। फिर अपने स्टॉक एक्सचेंजेस सब जाके कोर्ट में है टू डिनाई इंफॉर्मेशन। तो स्टॉक एक्सचेंजेस इतना पैसों का व्यवहार करती है, लेकिन यू कांट गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। विजय जी, आप पुणे से आए हैं खास करके, मैं इसलिए क्योंकि क्या मुंबई और पुणे की अगर बात करते हैं तो इन दो शहर, क्योंकि मुंबई शायद ज़्यादा जागरूक शहर है, ज़्यादा खबरों में शायद रहता है। जागरूक तो नहीं कहूँगा, मुझे लगता है पुणे ज़्यादा जागरूक शहर है, लेकिन खबरों में मुंबई ज़्यादा रहता है। मीडिया यहाँ ज़्यादा एक्टिव है, देश विदेश की मीडिया की ज़्यादा खबर रहती है। तो आप जब कंपेरिजन करते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आरटीआई का सवाल है, सारा महाराष्ट्र दो चीज़ों में बटा हुआ है, बम्बई पुणे और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र। बम्बई पुणे में कुछ तो हद तक तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन गांव में इन्फॉर्मेशन मिलना करीब करीब नामुमकिन है। हुआ यह है कि आप जैसे आपने पहले कहा कि इतने लाख आरटीआई फाइल हो गए, ये गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है। ये कानून का पहला उद्देश्य यह है कि लोगों को इतनी जानकारी बिना मांगे मिले कि उनको आरटीआई एप्लीकेशन करना ना पड़े। बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, इरिगेशन वगैरह वगैरह, राशन कार्ड, पासपोर्ट या दूसरा कोई छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि बर्थ सर्टिफिकेट, उसके लिए लोगों को लड़ना पड़े और वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। विजय जी ने मुद्दा उठाया, बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इसलिए क्योंकि जो जानकारी मिली कि जब इंफॉर्मेशन कमीशन तक मामला पहुंचता है तो आप जैसे जो सक्रिय आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनसे डर के उनकी केस तो निपटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी आम आदमी के केस जो सालों सालों तक उसको धक्के खाने पड़ते हैं। इस बात से सहमत है? वैसा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन करता है वो एक एप्लीकेंट होता है, वो आवेदक होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे कुंवर जी ने कहा और जो चर्चा चल रही है कि अभी तक महाराष्ट्र और मुंबई के जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, उनमें जवाबदेही नहीं है, उन्हें कानून का डर नहीं है। क्योंकि आज तक चाहे वो सूचना आयुक्त हो या अन्य अफसर हो, वो सिर्फ फाइन मारते हैं, जुर्माना लेकर हम उन्हें सुधार नहीं सकते जब तक उन पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी। जो एक जवाबदेही अधिकारियों में होनी चाहिए, वह नहीं होने से आज भी मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, जो अलग अलग जो प्रांत बने हैं, जो अलग अलग डिवीजन बने हैं सूचना आयुक्त के, वहाँ पर असफलता मिल रही है। एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और उसका बर्डन स्टेट पर हो रहा है। एक टोल नाका ऐसा मैंने देखा जहां पर बाकायदा डिस्प्ले कर रखा था कि भाई ये प्रोजेक्ट पे इतना खर्चा है, अब तक इतना रिकवरी हुई, इस साल जो है अब तक टोल नाके से इतना कमाया गया। तो क्या ये एक टोल नाके के, क्योंकि आप महाराष्ट्र में पूरा काम करते हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इस तरह से बढ़ी है, लोगों में थोड़ा सा एक सेंसिटिविटी आई है? सिर्फ कई जगह पे ये दिखा के कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं अब गोवा गया था, तो गोवा में सिर्फ एंट्री के लिए 250 रुपये लिए जी, बाद में कुछ नहीं, आप पूरे गोवा घूमो। यहाँ बाहर जाने के लिए भी पैसा लेते हैं, अंदर आने के लिए भी पैसा लेते हैं, और उसको कुछ लिमिटेशंस नहीं। यहाँ से ठाणा से निकलो तो नासिक रोड पे 10 किलोमीटर पे वहाँ से टोल होता है, वहाँ से 25 किलोमीटर आगे जाओ वहाँ टोल होता है। तो आप टोल के किस हिसाब से कलेक्शन कर रहे हो, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आरटीआई के खिलाफ है। इसके तरीका ये है कि पहले तो एंटी करप्शन को निकालने की कोशिश की। दूसरी बात, हमारे गायकवाड़ जी ने बीएमसी के प्लान्स भी देने के लिए नाकार किए थे, जबकि आज इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वही एक जरिया था जिसकी वजह से हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो वो उसने निकालने की कोशिश की। 150 वर्ड्स के लिमिटेशंस डाले। यहाँ हमारे 80% लोग अनएजुकेटेड है, उनको मिनिमम वर्ड्स में लिखने की ताकत नहीं होती है, तो थोड़ा ज़्यादा लिख लेते हैं, तो उनके एप्लीकेशंस आधे दे के आधे रिजेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो जबरदस्ती गलती से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। शैलेश जी, आप इस पर कुछ जवाब दें, क्योंकि ये शिकायतें पूरे देश में हर जगह सुनने को मिलती हैं। अगर आप देश के दूसरे राज्यों के साथ कंपेयर कर लें, जैसे सेक्शन 4 का कहते हैं, मैं मानता हूं सरकार की बहुत बुरी हालत है, ये भी मैं मानता हूं, मगर आप और राज्यों में अगर घूमें तो ये दिखाई देता है कि इससे बदतर है। सब राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मगर साधारणतया
इससे बदतर हालत है। सरकार इज नॉट डिजाइन टू डिलीवर। जैसे सुचेता जी ने कहा, रेगुलेटर्स, सब रेगुलेटर्स की यह हालत है, क्योंकि ये सब रेगुलेट 90% या 95% रेगुलेटर्स पॉलिटिकल पेट्रोनेज से आते हैं, सिफारिशबाजी से चुने जाते हैं। उनका कोई चुनने का, कोई गुणवत्ता को कोई देखता नहीं है। मैं एक सेशन में गया था जहां पे ये गिना कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर्स अगर हम इन ले, विमेन्स, चिल्ड्रंस, ये सब कमिश्नर्स, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, दूसरे रेगुलेटर्स, 12 साल पहले करीब 90 थे पूरे देश में। आज 250-300 के बीच वो आंकड़ा पहुंच गया है। समीर जी, आप क्या मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपको क्या अब तक अनुभव रहे? जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में 8 लाख आरटीआई का एप्लीकेशन हुआ है। देखिए, एप्लीकेशन होना क्वांटिटी मायना नहीं रखती, क्वालिटी मायना रखती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो ऑनरेबल शैलेश गांधी साहब है, वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, फिर आरटीआई कमिश्नर बने और अभी फिर आरटीआई एक्टिविस्ट है। उन्होंने एक आरटीआई किया था महाराष्ट्र की जेल अथॉरिटी को, उनको 30 दिन में उसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने फर्स्ट अपील किया, जवाब नहीं हुआ। सेकंड अपील किया, सेकंड अपील का ऑर्डर पास हुआ, वो ऑर्डर को जहाँ तक मुझे पता है वो पालन नहीं हुआ है। तो उसके बारे में शैलेश गांधी साहब से पहले वो जान लो क्या हुआ था एग्जैक्ट। हम ये कह लें कि हर ऑर्डर को कोई मान लेगा, सुनने को बड़ी अच्छी परिकथा लगती है, मगर उसको टाइम लग जाएगा। मगर देश की जो भी हालत है उसके कंपैरिजन में देखें, जैसे ये कहती है सेबी जैसी चीज, जहां पे सब काफी पैसे वाले लोग हैं, मगर उस रेगुलेटर का भी कुछ नहीं होता, रिजर्व बैंक का कुछ नहीं होता। तो इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि सब परफेक्ट हो जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा हो तो मैं बड़ा खुश हूं। जैसे मैंने कहा, ये सब जुझारू एक्टिविस्ट हैं, मगर वो ऑर्डर्स न इंप्लीमेंट करके भी कुछ हद तक कई प्रिजनर्स को रिलीज किया गया है। परफेक्ट रिलीज हो, ये मैं जी 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 और एक पॉइंट में लेना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आरटीआई जो एक्टिविस्ट है, जो आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनका मैक्सिमम हत्या महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है। देखिए, आर्टिकल 21 है, संविधान ने हमको लाइफ, राइट टू लाइफ दिया है। जब कोई आरटीआई एक्ट करता है, जैसे सतीश शेट्टी साहब का मैं केस बता दूं, जो शहीद हुए 2-3 साल पहले, उन्होंने कंप्लेन किया था पुलिस को, सही टाइम में पुलिस हरकत में नहीं आई। तो अगर ये सब देखते हुए गवर्नर को पावर है, आर्टिकल 356 में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने तक का मूव कर सकते हैं। तो वो भी पॉलिटिकली बंदे होते हैं, जो रिटायर्ड हो गए उनको रखने के लिए वो अपॉइंट करते। तो कुल मिला के जो लोगों की लाइफ को रक्षा कर रहा है वो नहीं होता। तीसरा पॉइंट, जैसे आपने बताया कि जो आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके लोग ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, कई सारे केस हुए। देखिए, अलग केस अलग अलग मेरिट पे होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी इनोसेंट है या सभी दोषी है। मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरी बात, कि आरटीआई का इस्तेमाल करके मैंने मुंबई में रेलवे सुरक्षा बल जो है, उनके पूरे ग्रुप के लोग नकली अदालत चलाते थे 24 घंटा, पूरा रेलवे स्टेशन पे एक्सपोज किया। वो 12 लोगों का सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया, जिसमें लाइफ टाइम जेल का चार्ज लगा हुआ है। भारती जी हमारे साथ है। भारती जी, आप एक वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही है काफ़ी, आपका क्या अब तक अनुभव? और खैर मैं ये भी एक ज़रूर सवाल उठाना चाहूँगा कि आरटीआई लगाने में क्या क्या तकलीफें यहाँ पे लोगों को झेलनी पड़ती हैं, सिर्फ एक्टिविस्टों को नहीं बल्कि आम लोगों को, वो ज़रूर मैं चाहूँगा कि वो इशू ज़रूर उठे यहाँ पे। आरटीआई एप्लीकेशन करने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं दिखती है। खैर, हमने बहुत सारे आरटीआई अप्लाई किए, बहुत सारे जवाब भी मिले। पॉइंट इज व्हाट टू डू विद दैट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आ गया, ये एक पावर हमारे हाथ में आ गया, पर ऑफिसर के पास से वो इम्प्लीमेंट कराना कि भाई यहाँ ये गलत है, ये आरटीआई, ये पेपर भी मुझे आपके ऑफिस से ही मिला है जी। आरटीआई का रिप्लाई कहाँ से आता है? उसी ऑफिस से आता है। तो दे ऑलरेडी नो व्हाट इज रॉन्ग देयर। उस पर एक्शन होना ये बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर हमारे सामने आया, खास करके ये कि यहाँ पर आरटीआई तादाद में तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उस पर भी बात होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, जो आरटीआई एक्टिविस्टों पर महाराष्ट्र और मुंबई में हमले हो रहे हैं वो कैसे रुके, और एक आम आरटीआई लगाने वाले को मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या तकलीफ होती है, ये 3 मुद्दे मैं उठाना चाहूँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का आपका शहर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र में मुंबई में हैं और बात कर रहे हैं मुंबई को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर। यहाँ पर सूचना के अधिकार कानून को लेकर क्या कुछ हो रहा है और कितना सफल है। दरअसल आरटीआई की जो लग रही हैं वो दरअसल वो क्वालिटी के हिसाब से भी बेहतर है। बिहार ध्रुवी जी, आप सर, जो सेक्शन 4 जो है, स्यू मोटो कंप्लायंस ऑफ द आरटीआई, आज 9 साल आरटीआई को हो गए। तो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी नेवर एवर बीन पब्लिश। आप अगर बॉम्बे कॉर्पोरेशन देखो या आपका पूना कॉर्पोरेशन देखो, रेशनिंग कार्ड का ऑफिस देखो, यू गो टू एनी पब्लिक अथॉरिटी, ईयर वाइज पेंडेंसी ऑफ टोटल एप्लीकेशन, हाउ मेनी एप्लीकेशन बिल्डिंग परमिशन हैविंग टोटल, तो ये कोई नहीं दे रहा है। दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन एट ऑल, क्योंकि वो अगर आ गया तो उनका करप्शन आता है कि एज पर द सिटीजन चार्टर दे हैव टू डिलीवर द गुड्स। तो ये जो सेक्शन 4 कंप्लायंस जो है,
ये महाराष्ट्र का ये नहीं है और ये पूरा इंडिया का है एंड वी होल्ड रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर देम क्योंकि इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 25(5) ऑफ आरटीआई दे आर नॉट रिपोर्टिंग दिस थिंग। एक तो बात जैसे शुरू में हमने कहा कि भाई यहाँ पर आरटीआई ज्यादा लग रही हैं, करप्शन के केसेस भी ज्यादा उजागर हो रहे हैं, बड़े बड़े करप्शन के केसेस राष्ट्रीय स्तर पर आए, क्या उससे कुछ डर आपको लगता है कि भाई लोग आरटीआई लगा देंगे तो इस डर की वजह से कुछ करप्शन में कमी आई है, या फिर दूसरी तस्वीर ये भी है कि जो इस तरह की आरटीआई लगाए उसको सेटल कर दिया जाएगा क्योंकि 9 हत्याएं यहाँ पर हो चुके हैं। सूचना का अधिकार इसीलिए दिया गया है कि लोगों के काम हो। जी। क्वालिटी कहाँ होती है, जब कोई सरकार में बैठा तब क्वालिटी की बात करते हैं, आम जनता के लिए कोई क्वालिटी नहीं होती। निश्चित तौर पर 8 लाख से अधिक एप्लीकेशन है क्योंकि लोगों की शिकायतें ज़्यादा है, सरकार काम जब नहीं करती तब आरटीआई होती है। तो निश्चित तौर पर सूचना का अधिकार महाराष्ट्र में सक्सेस हुआ है, यहाँ में लोगों में जागरूकता है। और मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, यहाँ में अलग अलग लोग अभियान चला रहे हैं। जैसे भास्कर प्रभु जी, परसों में जब महानगर पालिका के वार्ड में गया था, वो सुबह से शाम तक बैठे थे लोगों को समझाने के लिए। जब लोगों को अपनी शिकायतें जब सुलझती नहीं है, जब सरकार नाकाम होती है, तब लोग आरटीआई डालते हैं। प्रहलाद जी, आप इसमें जोड़ना चाहेंगे कुछ? आपको लगता है कि सरकार दरअसल काम नहीं कर रही है इसलिए आरटीआई ज्यादा लगती है? नहीं, देखिए ये सब जो है ना, ये युद्ध जो है, इट्स कॉमन मैन वर्सेस पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि और बिजनेस, बिग बिजनेस, तो बिग बिजनेस का जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के साथ, इधर से करप्शन शुरू होता है। तो आरटीआई जो बनाया गया है, इट इज टू शो द कॉमन पीपल दैट आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि बीच में पैसा हड़प हो रहा है। नाउ ये जब तीनों मिलके आरटीआई के खिलाफ ये ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट करते हैं तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। जी। तो आपके पास उत्तर भी आ जाए, इट विल नेवर बी क्लियर। थोड़ा बहुत घूम फिर के आपको मिलेगा और वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं मिलेगा कभी ना कभी। तो ये जो डर जो था शुरू में आरटीआई के से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अभी थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है क्योंकि दे आर एक्चुअली पुलिंग इट्स टीथ आउट। तो इसको नलिफाई कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन। हाँ, मुझे लगता है ये जो 8 लाख नंबर है वो कम हो जाएंगे क्योंकि एकदम साधारण आदमी की परेशानी क्या होती है, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, तो ई गवर्नेंस से ये सब कम हो जाएगा। आजकल इवन पासपोर्ट जो ई गवर्नेंस शुरू किया है, बहुत लोगों को इफ़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपके सब पेपर्स बराबर है तो विद इन 2 आवर्स आप पासपोर्ट लेके निकल सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो, और ये हर एरिया में हो रहा है। तो ये बेस लेवल ई गवर्नेंस से बहुत सारे एप्लीकेशंस कम हो जाएंगे। विजय जी कुछ यहाँ पर जोड़ना चाह रहे थे और उसके बाद जो भारती जी ने सवाल उठाया मैं उस पर आऊंगा। आपने जो पहला सवाल पूछा कि आरटीआई से क्या, आरटीआई की वजह से करप्शन कम होगा, तो मेरा मानना है कि कुछ हद तक तो कम हुआ है, लेकिन जो यहाँ के माहिर लोग हैं उन्होंने करप्शन का मोड बदल दिया, इतना ही हुआ है। भास्कर प्रभु जी, ये भी एक लोगों को दिक्कत होती है भाई आरटीआई से सूचना ही ले सकते हैं, उसके बाद कुछ तो होना नहीं। देखिए आरटीआई में सूचना मिलने के बाद में थोड़ा सा काम हमारे साइड में भी होता है। एक तो सूचना लेने के बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्लॉज है जो है इंस्पेक्शन का क्लॉज। वो इंस्पेक्शन के क्लॉज से आप सूचना अधिकार से पूरा माहिती लेके या सूचना लेकर आपका परिसर उस हिसाब में काम हुआ है कि नहीं, वर्क ऑर्डर आप लेने के बाद उस हिसाब में काम हुआ है कि नहीं, ये सोशल ऑडिट कर सकते हैं। हम अभी अपने परिसर में मुंबई में छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बना रहे हैं जिसमें हमने छोटे छोटे मुद्दों को ले रहे हैं, गार्डन का मेंटेनेंस, रोड का मेंटेनेंस, ट्रेंच का मेंटेनेंस। हमने तो सिर्फ 1 साल में एक छोटे से गार्डन में 31 लाख रुपया का हमने फ्रॉड बाहर निकाला। ऐसे अगर लोगों ने अगर सूचना लेकर अगर इंस्पेक्शन क्लॉज कर सकते हैं तो वो भी हो सकता है। जैसे चेतन कोठारी जी ने आरटीआई से लिया था कि मुंबई सबअर्बन ट्रेन में 10 साल में कुछ 40,000 लोगों की डेथ हुई है, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा पेज भर के आर्टिकल किया। तो आज उसी के बदौलत हम देख रहे पूरे महाराष्ट्र में करीबन 950 एम्बुलेंस के साथ 108 से फ्री एम्बुलेंस सर्विस चालू हुआ है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि माहिती अधिकार से हमें पता चला कि अभी रेलवे घाटे में चल रही है, हर बजट हम देखते हैं, तो हमने कहा कि चलो जो उस पर थोड़ा करप्शन है, जो पैसे खा जाते रेलवे ऑफिसर, उसको हम रेलवे की तिजोरी में वापस जमा कराएं। तो मुंबई में रेलवे का ग्राउंड है, वो आरपीएफ के ऑफिसर रेंट पे देते थे, कुछ 11 लाख रुपया उसका रेंट वसूल किया और वो रेलवे तिजोरी में जमा नहीं किया था। तो वो आरटीआई 10 रुपया जो खर्चा किया मैंने, वो ईमेल से मैंने रेलवे मिनिस्टर साहब को भेजा। अभी आरपीएफ का रिप्लाई मिला कि हाँ वो पैसा हम सरकारी तिजोरी में जमा कर रहे, तो मैंने 10 रुपया खर्चा किया, सरकार के 11 लाख रुपये तिजोरी में जा रहे।
क्या सेक्शन 4 एक रास्ता है कि हम ये कहें कि भाई लोग बहुत बड़ी तादाद में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना जाएं, सेक्शन 4 को इंप्लीमेंट करने के लिए आप सब लोग दबाव डालें, प्रेशराइज करें, या फिर लगता है कि लोगों को ज़्यादा जागरूक करना है क्योंकि जितनी ज़्यादा आरटीआई लगेंगे उतनी ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी? उस पर आप लोग अपनी बात रखें जी। क्योंकि आरटीआई मेरे हिसाब से अंतिम लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी अगर समय के भीतर लोगों को जवाब देंगे, लोगों के पत्र पर कार्रवाई करेंगे, तो अधिकांश आरटीआई की जो अर्जियां नहीं आ सकती है। मगर आज भी लोगों में जवाबदेही नहीं है, तो उसी के लिए हमारी मांग हमेशा रही है कि सूचना का अधिकार के पहला जो सर्विस एक्ट है, जो अलग अलग नियम और कानून सरकार और महानगर पालिका ने अपने डिपार्टमेंट में बनाया है कि अगर किसी का एप्लीकेशन आएगा तो 7 दिन के भीतर उसे जवाब दीजिए, 15 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर दूसरे डिपार्टमेंट के पास है तो उस फाइल को 1 महीने के बाद उसे ट्रांसफर कीजिए कम से कम। मुझे लगता है कि आरटीआई एक्ट की वजह से ई गवर्नेंस बहुत बढ़ गया है इन द कंट्री। नहीं तो ई गवर्नेंस का रेजिस्टेंस बहुत था सरकार में, नोबडी वांटेड कंप्यूटराइजेशन। तो अभी जब आरटीआई एप्लीकेशंस आने लगी इतने लाखों में फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो ई गवर्नेंस के लिए सब लोग राजी हो गए एंड दैट इज अ बिग विक्ट्री ऑफ आरटीआई इज व्हाट आई थिंक। जब ई गवर्नेंस आ गए तो सेक्शन 4 भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप सब कुछ का आपके कंप्यूटर पर है, आप एक क्लिक करें वो सेक्शन 4 भी लागू हो सकता है। शैलेश जी, आरटीआई एक पहली चीज है जो हर इंडिविजुअल नागरिक को इतना सशक्त बनाता है कि वो सरकार के सबसे पावरफुल आदमी के भ्रष्टाचार को खुला कर सकता है, और ये बढ़ रहा है। मेरे मित्र से मैं सहमत हूं कि भाई सेक्शन 4 ठीक से लग जाए, मगर जब तक वो नहीं होता, और मुझे लगता है उसको लगने को 10-20 साल लग जाएंगे, मगर तब तक लोग अगर झकझोरते रहेंगे हर एक को, लोगों को, सरकारी अमलदारों को कुछ डर पैदा होना शुरू हो गया। कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब हो गया, हाँ कुछ फर्क पड़ा। हाँ। और साधारण नागरिक, मैं कमिश्नर के तौर पे देखता था, साधारण नागरिक मेरे सामने आके शेर बन जाता था। वो कहता था उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरी ऐसी इंसल्ट करी। तो ये सशक्तता जो है नागरिकों की, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसका हमें ध्यान नहीं खोना। मैं अंत में प्रहलाद जी आपसे, इसमें बहुत हद तक जो सेलिब्रिटीज लोग हैं उनकी एक बड़ी भूमिका बनती है, लेकिन आरटीआई के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो शायद एक ऐसी चीज है जहां पे शायद बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आरटीआई कानून के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, इसका प्रचार प्रसार करना या इसको पॉपुलर बनाने के लिए फिल्मों में इस्तेमाल कर, बहुत शायद गिनती की कुछ फिल्मों में आरटीआई का इस्तेमाल हुआ है कहीं पर दिखाई, तो आपको लगता है इसमें क्या सेलिब्रिटीज को आरटीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती? तो वो तो अपने रेपुटेशन पे जाके सब जी हजूरी करना शुरू कर देते हैं। पर आरटीआई की जो रियल जरूरत है, जो पावरलेस, जो कॉमन मैन है और जो वो सरकार से कुछ मांगता है, अपने अधिकार मांगता है, ये नहीं कि वो कुछ गैर कानूनी मांग रहा है, ही इज ओनली आस्किंग फॉर हिज राइट्स, और उसको ठीक से ढंग से जवाब नहीं दिया गया तो आरटीआई स्ट्रेंथन्स हिज व्हाट यू कॉल बट वी नीड मेनी मोर एक्टिविस्ट। कुल मिला के फर्क जो जरूर पड़ा आरटीआई से। और अंत में मैं, हमारे साथ कमल उपाध्याय हैं, एक युवा लेखक भी हैं, वो कुछ 2 लाइनें आरटीआई के संदर्भ में शायद कुछ कहना चाहते हैं। ये एक शायर की लाइन है, सच हूँ मैं बाज़ारों में बिकता हूँ, मुझे खरीदना पुरानी रद्दी की दुकान वालों से। सो आरटीआई के जो इतने सारे एक्टिविस्ट कार्यकर्ता हैं वो एक ये कार्य कर रहे हैं कि जिससे हमें बाज़ारों की रद्दी की दुकान पे से वो सच ना खरीदना पड़े, और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और इस तरह काम करते रहे, और प्रशासन को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आरटीआई को लेकर। तो बहरहाल कुछ फर्क तो जरूर पड़ा है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, यहाँ पर आरटीआई को लेकर लोग ज़्यादा जागरूक भी हैं, ज़्यादा सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कम से कम अगले आने वाले सालों में हम उम्मीद ये करें कि यहाँ पर आरटीआई चाहे कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन सरकार जो है वो कम से कम ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी तरीके से काम करे, तो ये इस कानून की बड़ी सफलता होगी। आम आदमी तक ये कानून पहुंचे, और साथ साथ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कम से कम आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले इस साल ना हो, आगे से ना हो, ये एक बड़ी कामयाबी होगी। तमाम यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं और इनके संघर्ष की कहानी पूरे देश विदेश तक पहुँचती है, और इन सबको हम ज़रूर सलाम करना चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में शिरकत की आपने। जानने का हक आपके शहर में आज मुंबई से बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।